नमस्कार, बजट विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बजट विशेष में आज का विषय है प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम और इंफ्रा को लेकर तैयारियां। बजट की बारीकियों के साथ बजट से लोगों की उम्मीदें और एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर बजट की आज की हेडलाइंस पर। पीएम गति शक्ति स्कीम को रफ्तार देने पर सरकार का फोकस बढ़ सकता है। फंड का आवंटन, बजट में 50% तक की बढ़ोतरी का अनुमान। पीएम गति शक्ति स्कीम में सरकार का रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस, बढ़ सकता है स्कीम का दायरा, सूत्रों के हवाले से खबर। बजट विशेष में आज पीएम गति शक्ति स्कीम पर करेंगे चर्चा। बजट में लॉजिस्टिक कॉस्ट को 13 से 14% से घटाकर 10% तक करने का सरकार का लक्ष्य, सूत्रों के हवाले से खबर। बजट की पाठशाला में आज बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। आसान भाषा में समझेंगे बजट की इस शब्दावली को। दास्ताने बजट में बात गणतंत्र के काला बजट की। आज जानेंगे क्यों कहा गया था वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान के बजट को काला बजट। तो चलिए अब सबसे पहले बजट विशेष की शुरुआत करते हैं बजट भविष्यवाणी से, जहां सरकार बजट में कई प्रधानमंत्री गति स्कीम को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। आखिर क्या हो सकता है प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के लिए इन बड़े ऐलानों में, इसकी भविष्यवाणी लेकर हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं कि किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ बड़े ऐलान संभव है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस कर सकती है और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जिन प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है उसके फास्टर इंप्लीमेंटेशन के लिए फंड एलोकेशन में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जो बजट आउटले है उसमें 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन अब इस फंड आवंटन में आगामी बजट में करीब 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत प्रोजेक्ट्स की पहचान हो गई है। अब सरकार का फोकस ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी तेजी से हो, लिहाजा बजट आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है। सबसे ज्यादा फोकस जो है वो रेलवेज एंड रोड हाईवेज के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर फोकस किया जाएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट है इन दोनों ही सेक्टर में उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है और साथ ही साथ फंड एलोकेशन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की योजना तैयार की है। अगले कुछ सालों में करीब 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्लान जो है वो तैयार किया गया है ताकि आने वाले दिनों में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है वो तेजी से किया जा सके और उसी को ध्यान में रखते हुए जो बजट एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जहां तक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इस वक्त जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है करीब 13-14% के आसपास है। सरकार की योजना ये है कि इसको 10% से कम किया जाए और उस दिशा में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो एक मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। तो देखा आपने किस तरह से गति शक्ति योजना का जो है वो दायरा बढ़ने वाला है। एक और ज्यादा जो प्लानिंग है उसमें और ज्यादा विस्तार हमें देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जरिए सरकार जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस अपना बढ़ाने वाली है। और आज हम इन सब पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कॉमन मैन और उससे जुड़ी बातें भी हो रही हैं। तो बजट से सैलरी क्लास के लोगों की क्या मांग है, ये जानने के लिए हमने मुंबई के एक ऑफिस का जायजा लिया। हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने वहां लोगों से जानना चाहा कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जरा सुन लेते हैं। इस बार बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? क्या टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद रख रही हैं आप?
जो 2,50,000 का स्लैब है, अगर उसको इंक्रीज करके हम 5 लाख कर सकते हैं तो वो बहुत रिलीफ मिलेगा एक बार। ओके, यानी जो टैक्स स्लैब का जो दायरा कई सालों से जो 2.5 लाख का जो पहला स्लैब है, वो फर्स्ट स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग इनकी तरफ से। एक और एम्प्लॉई है, इनसे पूछते हैं। सर, आप लोगों की क्या डिमांड है इस बार? आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत चेंजेस लाना जरूरी है। 25,000 लिमिट है, वी कैन इंक्रीज दैट, 50,000 कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। अभी एटीसी में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस का एक अलग कैटेगरी भी हो सकता है। ओके, नहीं, बहुत अच्छी डिमांड है। एक तो ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इतना महंगा हो चुका है कि इसका दायरा बढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि 25,000 की जो छूट है एटीडी के अंदर में, जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये काफ़ी कम है। और 80C के अंदर से इंश्योरेंस को हटा के एक अलग से हेड बनाना चाहिए और इंश्योरेंस को उस कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों एक तो नहीं हो सकता है, तो 80C से उसे अलग करना चाहिए। हमारे साथ एक और एम्प्लॉई है। सर, आप क्या चाह रहे हैं बजट में? सर, इस बार एक्सपेक्टेशन हाई है। एक तो कैपिटल गेन टैक्स में रेट में थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सर? और शॉर्ट टर्म, इफ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है तो बेटर है, बट लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली करना चाहिए। और जो एग्जेम्प्टेड 1 लाख है उसको इंक्रीज करके 2 लाख करना चाहिए। और टू प्रमोट ईवी, तो चार्जिंग स्टेशंस जो हैं अभी, उसके लिए एक एक्सेप्शनल बजट देना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनके लिए बजट देना चाहिए, और साथ ही एलटीसीजी के लिए जो 1 लाख तक की जो छूट है, जो टैक्स पे राहत मिलती है 1 लाख तक के रिटर्न पर, वो उसमें उसका दायरा बढ़ाकर 2 लाख करने की इनकी मांग है। आपकी डिमांड क्या है सर बजट पे? डिविडेंड में जो प्रीवियसली 10% टैक्स इंट्रोड्यूस किया है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, वो मुझे लगता है कि निकाल देना चाहिए। और दूसरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा के 1 लाख कर देनी चाहिए। ओके, यानी 40 से बढ़ाकर पहले 50 की गई, अब इनकी मांग है कि उसे बढ़ाकर 1 लाख कर देना चाहिए। साथ ही डिविडेंड टैक्स से भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आगे और बैठते हैं, कुछ और एम्प्लॉई है। सर, आपकी क्या डिमांड है इस बार बजट? बजट से डिमांड है, अभी एटीसी का लिमिट काफ़ी सालों से बढ़ाया नहीं है, तो वो बढ़ना चाहिए। अभी अपना बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया है, मतलब तकरीबन 6-7 महीने में 2-3% का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। मेरे खुद को पर्सनली भी बढ़ा है। अब उसके कारण से एटीई की जो डिडक्शन मिलती है मुझे आज 2 लाख की मिलती है, लेकिन उसके सामने मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो एटीसी का लिमिट बढ़ना चाहिए और एटीई का भी बढ़ना चाहिए। यानी एटीसी और एटीई दोनों की लिमिट बढ़नी चाहिए। और एटीसी में इतने सारे कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी की इतनी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें रखी हुई हैं कि काफ़ी क्लटर्ड हो गया है और दायरा बहुत कम है। 1.5 लाख है, उसे बढ़ाकर बड़ा करने की, बड़े दायरे की मांग की जा रही है। सर, आपकी बजट से क्या उम्मीद है? सेम जैसा उन्होंने बोला कि आजकल इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हाउसिंग लोन जो स्पेशली मेट्रोस में है ऑलरेडी काफ़ी महंगा हो गया है एक घर बनाना, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो काफ़ी पहले 5-10 सालों में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ना पड़ता है, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख ही है, उसको काफ़ी अभी बढ़ाना चाहिए। यानी हाउसिंग लोन पर जो ब्याज लगता है उस पर 2 लाख तक सालाना हर वित्त वर्ष में छूट दी जाती है, तो वो 2 लाख की छूट का दायरा बढ़ना चाहिए। और साथ ही एटीसी के अंदर जो उनका प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो एटीसी के अंदर में है उसका भी दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। मैम, आपकी क्या डिमांड है इस बार बजट से? तो मेरी 2 डिमांड्स है। पहली डिमांड ये है कि जो एक तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है 7-8 सालों से, जो मिनिमम वेज रेट है वो आई थिंक थोड़ा बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, और जिससे परचेसिंग पावर भी बेटर हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो चाइल्ड केयर अलाउंस जो 100 रुपये का होता है मंथली, वो अगर 100 रुपये से थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 500 कर दिया जाए, तो आई थिंक वो बेटर हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स तो बहुत कम है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब महंगे हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा हो जाएगा अगर वो लिमिट और वो ये बढ़ जाएगा तो। तो आम जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, आखिर उनकी क्या मांग है वो आपने जाने। और टैक्स से लेकर इंटरेस्ट रेट और इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूंकि उस पर भी नज़र रहती है, उसमें देखे हमने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चार्जिंग स्टेशन के लिए अलग से जो बजट का दायरा है वो बढ़ाने की बात कही गई है। तो अवेयर है हमारे आम जनता भी। और जैसा हमने शो की शुरुआत में कहा कि गति शक्ति योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं। प्रकाश, कितना महत्वपूर्ण होती है ये गति शक्ति योजना, अगर हम देखें, अगर अब आपने हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में बता पाए कि मायने क्या हैं और इस बजट में किस तरह की प्रावधान हो सकते हैं और किस तरह से इसका दायरा बढ़ सकता है?
देखिए, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और एम्बिशियस टारगेट है, एक योजना है सरकार की, जिसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करने की योजना सरकार ने तैयार की है। रेल, रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज, मास ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की ज़रूरत हो सकती है, उसकी योजना तैयार की गई है, उसका खाका तैयार किया गया है और इसकी घोषणा पहले हो चुकी है। और पिछले बजट में इस मास्टर प्लान के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने किया था। लेकिन क्योंकि इस स्कीम के तहत, इस मास्टर प्लान के तहत अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की पहचान हो गई है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इस मिशन के हिसाब से, इस मास्टर प्लान के हिसाब से अब उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं, तेज़ गति से इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। लिहाजा इन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए और तेज़ी से पूरा किया जाए, इसके लिए अतिरिक्त फंड की ज़रूरत होगी और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार आगामी बजट में फंड एलोकेशन में 50% तक की बढ़ोतरी कर सकती है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मास्टर प्लान का जो मिशन है वो ये है कि जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये देखा जाएगा कि जैसे अगर किसी एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा है तो क्या वहां पे रेलवे ट्रैक की जरूरत है, उसको देखा जाए। जरूरी नहीं कि रोड के भी प्रोजेक्ट बने, रेलवे का भी प्रोजेक्ट बने, वहां पे एयरपोर्ट भी बन जाए, क्या उसकी जरूरत है, इसको देखने के बाद वहां पे किसकी क्या जरूरत है, उस आधार पे इन प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये काफी क्रूशियल है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उस दिशा में ये काफी इंपॉर्टेंट मास्टर प्लान है। जहां तक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं तो देश में जो अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो करीब 13-14% के आसपास है। इस मिशन का, इस मास्टर प्लान का एक टारगेट ये भी है कि आने वाले दिनों में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 10% से नीचे लाई जाए ताकि ग्लोबल मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी वायबिलिटी बढ़ जाए। उस दिशा में ये काफी बड़ा कदम हो सकता है और ये काफी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश। बहुत ही आसान भाषा में आपने बताया कि आखिर क्या मकसद है इस पूरी योजना का, कितनी महत्वपूर्ण है इंफ्रा के लिहाज से और क्या लक्ष्य हैं इसके। और चलिए अब बजट की पाठशाला जो हमारा खास सेगमेंट है उसको समझते हैं और आज आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोज़ाना रोज़मर्रा के खर्चे जिसमें आते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमें तनख्वाह देनी है, जो हमें पेंशन देनी है, जो हमें सारी सप्लाईज ख़रीदनी है दिन के दिन चलाने के लिए, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। और हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो है कर्ज़ा चुकाने का, हमारे जो हम ब्याज देते हैं, क्योंकि वो आज दिन पे दिन क्योंकि हमारी बोरोइंग इतनी ज़्यादा हो गई है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि कर्जे को, अगर हम पिछले कर्जे को निपटा दें तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उतना ही कम हो जाएगा।